नमस्कार। आज हम अपने इस विशेष शो में बात उपचुनाव से निकले सियासत के उस संदेश की करने जा रहे हैं जिसके आईने में सभी राजनीतिक दल 2024 के अपने राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग रणनीति बना रहे हैं। इस उपचुनाव ने भाजपा हो या सपा रालोद गठबंधन सभी को सबक सिखाने का काम किया है। अगर हम बात मैनपुरी की करें तो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही भाजपा को एक बड़ा झटका लगा, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की साख बच गई और रिकॉर्ड मतों से डिंपल चुनाव जीत गई। अगर बात रामपुर की करें तो तमाम गुस्से और आंसुओं के इजहार के बाद भी आजम खां अपनी वो सीट नहीं बचा पाए और खतौली में छोटे चौधरी की चौधराहट सामने आई। अगर संदेश की बात करें तो वो साफ है कि सभी राजनीतिक दलों को अपने पुराने रणनीति पर दोबारा मंथन करना होगा और दूसरे लफ्जों में कहें तो पुरानी रणनीति के साथ महाविजय की महत्वाकांक्षा पाल रहे राजनीतिक दलों के मंसूबों पर मतदाताओं ने पूर्ण विराम लगा दिया है। धन्यवाद देना चाहूंगी समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का। मैनपुरी की जीत सपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर लेकर आई है। खतौली में जीत से रालोद उत्साहित है। और रामपुर उपचुनाव का जनादेश भगवा आर्मी के लिए जश्न का संदेश लेकर आया है। उपचुनाव के मैदान में उतरे तीनों राजनीतिक दलों के कैंप में जश्न है और तीनों ही दलों की महाविजय की महत्वाकांक्षा पर प्रश्न है। ये प्रश्न आने वाले चुनाव से जुड़ा है। देखिए, मैनपुरी में हमने जनता के बीच में जाके और अपने बातों को बताया है और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है। हम आने निकट चुनाव में मैनपुरी में भी जीत हासिल करेंगे। आने वाला वक्त बदलाव का वक्त है और बीजेपी को हटाने का वक्त है और समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और भी हमारे जो गठबंधन है वो उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से विजयी होगा और बीजेपी का पूर्ण रूप से सफाया होगा, क्योंकि बीजेपी 22 में भी जीती नहीं है, बेईमानी से जीती है। कोई ऐसा झटका नहीं है, पहले भी ये सीट उन्हीं के पास थी और भाजपा कभी यहाँ जीती नहीं। इस बार एक प्रयास था कि हम समाजवादी पार्टी को हरा पाए, लेकिन धनबल के चलते ये संभव नहीं हो पाया। खतौली उसका अपने आप में उदाहरण है। खतौली ने एक दस्तक दी है, ये टेलर है, पिक्चर 24 में दिखाई देगी। उपचुनाव के जनादेश से निकले संदेश को आने वाले निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि भाजपा हो या फिर सपा गठबंधन, दोनों ही दावा कर रहे हैं कि उपचुनाव के नतीजों का असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। भाजपा का दावा है कि रामपुर का जनादेश संकेत है कि मुस्लिम मतदाता भाजपा से जुड़ रहे हैं, तो सपा गठबंधन को यकीन है कि मैनपुरी से खतौली तक गठबंधन की जीत उत्तर प्रदेश की सियासत में बदलाव का संदेश लेकर आई है। अधिकांश मुसलमानों के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी में ये विचारधारा, ये घर की है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी के साथ काम कर रही है
जन जन तक भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आप देख लो जितनी भी योजनाएं हैं, मैं समझता हूँ 18,000 के आसपास यहाँ पर आवास बने हैं। 18,000 में से अगर आप निकालोगे तो कम से कम 14,000 आवास जो है मुसलमानों को दिए हैं। निश्चित तौर पे ये नेताजी ने संजीवनी देने का काम किया है, और ये संजीवनी निकाय चुनाव ही नहीं, ये 24 में बीजेपी का सफाया करने का काम करेगी। ये मामूली जीत नहीं है जो दुनिया को अपने सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं। वहाँ मैनपुरी में जिस तरीके से मुख्यमंत्री से लेकर कितने मंत्री डेरा डाले थे, लगातार पूरे पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों को बुलाया गया था, और उनके कलेक्टर कप्तान जिस तरीके से एजेंट बन के काम कर रहे थे, लगता था पार्टी के संगठन के लोग हों। थानेदार जिस तरीके से कर रहे थे, और क्या नहीं किया, अरे जाति देख के ड्यूटी लगाई है। ये अपने 2024 को लेकर आशंकित है। हम तो केवल स्थानीय मुद्दों पे ही है, लेकिन हमें लग रहा है कि 2024 में भी इन्हें को पटकनी देनी ही पड़ेगी। मतलब सियासत के सूरमा मानकर चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत के समीकरण बदल रहे हैं। एक नया समीकरण बन रहा है जो आने वाले वक्त में सियासत की नई दिशा तय करेगा। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक ऐसा कतई नहीं मानते कि उपचुनाव के नतीजों में कोई बड़ा संदेश छिपा है। देखिए, अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा झटका जो ये नतीजा है इसको माना जा सकता है, क्योंकि लोकसभा का जब चुनाव होगा उस वक्त के मुद्दे बिल्कुल अलग होंगे, सरकार बनाने की प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग होंगी, और उस समय किस तरह के इक्वेशन, विपक्ष की क्या रणनीति रहती है, विपक्ष किस तरह से काम करता है, ये तमाम चीज़ें देखी जाएंगी। और उस समय ये भी देखा जाएगा कि मुकाबला सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी में नहीं होगा, दूसरे राजनीतिक दल भी होंगे, वो किस तरह से चुनाव में असर डालते हैं, किस तरह के गठबंधन बनते हैं। इन तमाम चीज़ों का जो समूहित नतीजा है वो लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। दरअसल आने वाले निकाय चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, दोनों ही चुनाव में तस्वीर उपचुनाव से बिल्कुल अलग होगी। बसपा और कांग्रेस के साथ दूसरे क्षेत्रीय दलों की मौजूदगी बड़ी भूमिका निभाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का इशारा इसी ओर है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैनपुरी उपचुनाव के नतीजों ने उन तमाम विश्लेषणों और अटकलों पर पूर्णविराम लगा दिया जो चुनाव से पहले किए जा रहे थे। उन सवालों पर भी पूर्णविराम लगा दिया जो अखिलेश यादव के नेतृत्व पर हमेशा हो रहे थे। चुनाव से पहले ये कहा जा रहा था कि इस बार नेताजी के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी सीट पर भाजपा इतने दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है कि डिंपल की राह आसान नहीं होगी। लेकिन 8 दिसंबर को ईवीएम में कैद जनता का आशीर्वाद जब सामने आया तो सारे के सारे विश्लेषण धरे के धरे रह गए, और समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। इस जीत ने 2 संदेश दिया, एक भाजपा के लिए कि भाजपा को अब अपनी रणनीति पर दोबारा मंथन करना होगा, और दूसरा ये कि समाजवादी पार्टी के लिए शिवपाल यादव कितने जरूरी हैं। मैनपुरी में मिली रिकॉर्ड जीत पर अखिलेश यादव जनता का आभार जता रहे हैं। सियासत के सार्वजनिक मंच से मैनपुरी के मतदाताओं को धन्यवाद दे रहे हैं। साथ ही ये भी संदेश दे रहे हैं कि मैनपुरी की धरती से सपा के पक्ष में जो सियासी तूफान उठा है वो यहीं थमने वाला नहीं। दरअसल संसदीय उपचुनाव के नतीजे से सपा समर्थकों के बीच एक संदेश गया है कि अगर एकजुटता के साथ बूथ स्तर तक भाजपा के खिलाफ मजबूत रणनीति तैयार की जाए, डोर टू डोर कैंपेन के जरिए जनता तक पहुंच बनाई जाए, तो भाजपा के विजय रथ को रोका जा सकता है। वाकई में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मॉरल बूस्टर डोज इस उपचुनाव ने समाजवादी पार्टी उनके कार्यकर्ता को दिया है, क्योंकि कई तरह की धारणाएं थीं लोगों के मन में, बातों में। हम लोग इस चुनाव में भी जब हम लोग कैंपेनिंग कर रहे थे तो कई बार
महिलाएं थी हमसे सवाल करती थी कि हम हमेशा वोट दे रहे हैं लगातार, हम आपको जिता रहे हैं फिर भी नहीं जीत पा रहे हैं, बोर्ड गड़बड़ कर ले रहे हैं, मशीन गड़बड़ कर ले रहे हैं। अब लोगों में एक संदेश ये चला गया है कि हम लोग अगर मेहनत से एक होकर बूथ पर काम करें, सबको लेके चलें, तो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। सपा के इस विश्वास के पीछे बड़ी वजह भी है। भाजपा ने 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना में उपचुनाव में कहीं ज्यादा ताकत लगाई थी। सीएम योगी ने खुद 2 जनसभाओं को संबोधित किया। भाजपा सरकार के कई मंत्रियों ने मैनपुरी में डेरा डाला, भाजपा के पक्ष में डोर टू डोर कैंपेन किया, लेकिन 2019 की तुलना में भाजपा का वोट प्रतिशत करीब 10% कम हो गया। ये भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है कि मैनपुरी में रणनीति के स्तर पर भाजपा हर मोर्चे पर फेल रही। हालांकि इस पर भाजपा अलग ही परिभाषा कर रही है। सपा पर रुपए की ताकत के दम पर जीत दर्ज करने का आरोप मढ़ रही है। और मैनपुरी में जिस तरह से धन का दुरुपयोग हुआ है, ये किसी से छुपा नहीं है। बहुत बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करके और उन्होंने चुनाव जीता है। इससे आने वाले लोकसभा चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री का भी चयन होगा और देश के प्रधानमंत्री के रूप में भारत की जनता निश्चित ही मोदी जी को पसंद करती है, उनके कामों को पसंद करती है और उनसे प्रभावित है। मैनपुरी उपचुनाव कई मायनों में अलग था। पहला, सपा के सामने नेताजी की विरासत को बचाने की चुनौती थी। दूसरा, सपा के सामने विधानसभा चुनाव के बाद विजय रथ पर सवार भाजपा की फौज थी। और तीसरा, बसपा और कांग्रेस उपचुनाव से दूर थी। ऐसे में सपा हो या फिर भाजपा, दोनों की नजर पिछड़े मतदाताओं को जोड़ने के साथ ही दलित वोट बैंक को भी अपने साथ लाने की थी। अलग अलग जनसभाओं के जरिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नमो बुद्धाय का संदेश दिया। दलित समाज से आने वाले योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने डोर टू डोर कैंपेन किया, जबकि अखिलेश यादव के मंच पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा नजर आई। अब उपचुनाव के नतीजों से साफ है कि नेताजी के नाम पर परिवार की एकजुटता का संदेश दे रही सपा हर एक वर्ग को साधने में कामयाब रही है, जो कि आने वाले वक्त में भाजपा के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। मैनपुरी के उपचुनाव का जो नतीजा समाजवादी पार्टी के पक्ष में और बहुत रिकॉर्ड पक्ष में आया है, उसने एक चीज़ तो साबित कर दी है कि आने वाले जो 2024 के चुनाव हैं वो भाजपा के लिए इतने आसान नहीं रहेंगे। मैनपुरी सीट पर डिम्पल यादव की रिकॉर्ड जीत सपा समर्थकों के लिए दोहरी खुशी लेकर आई है, क्योंकि नेताजी की विरासत बचाने के लिए शिवपाल यादव और अखिलेश यादव ने पुराने मतभेदों को भुलाकर न सिर्फ मंच साझा किया, बल्कि दोनों के बीच राजनीतिक दूरियां खत्म होने के साथ ही दलों की सीमाएं भी टूट गई हैं, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि इसका असर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव पर भी दिखाई देगा, क्योंकि मैनपुरी उपचुनाव में शिवपाल यादव की शख्सियत की अहमियत कहीं ज्यादा रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। क्या रामपुर की जनता पर आजम खां की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है? क्या समाजवादी पार्टी रामपुर में अपना जनाधार खोती जा रही है? क्या रामपुर में पसमंदा मुसलमानों पर दांव भाजपा का कामयाब होता जा रहा है? क्या रामपुर की मुस्लिम जनता का रुझान भाजपा की तरफ होता जा रहा है? पहले लोकसभा उपचुनाव के नतीजों और अब विधानसभा उपचुनाव के नतीजे ने यह सवाल खड़ा कर दिया। हालांकि काफी लंबे अरसे से रामपुर एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत आसान नहीं है, इस पर बहस होती रही है। लेकिन उपचुनावों के नतीजों ने इन सारी बहस पर पूर्ण विराम लगा दिया है और एक संदेश समाजवादी पार्टी के लिए दिया है कि उसे रामपुर में एक नई रणनीति और नए समीकरणों के साथ चुनाव में जाना होगा। पहले रामपुर के लोकसभा उपचुनाव में, फिर विधानसभा उपचुनाव में भी सपा की हार ने एक साथ कई सवालों को जन्म दे दिया है। पहला, जिस रामपुर विधानसभा सीट पर आजम खान ने 10 बार जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड स्थापित किया, क्या उसी रामपुर में आजम खान का तिलिस्म अब टूट रहा है? दूसरा,
क्या आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में जीत के बाद भाजपा पसमानदा पॉलिटिक्स की जिस राह पर चल निकली है उसने मुस्लिम मतदाताओं का मूड बदल दिया है? ये दोनों ही सवाल रामपुर विधानसभा पर आजम के सेनापति आसिम राजा की हार के बाद बड़े हो चले हैं। देखिए, जिस तरीके से रामपुर के आवाम को आजम खान जी ने हमेशा गुमराह रखने का, उन्हें ठगने का और रामपुर को विकास से दूर रखने का जो काम किया, इस विधानसभा के उपचुनाव में रामपुर के आवाम ने भी अब ये बता दिया है कि अब आवाम ये तरक्की चाहती है, ये अमन चाहती है, ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के साथ वो कदम से कदम मिलाकर तरक्की की तरफ आगे बढ़ें। ख़ास तौर पे आप देखिए कि बड़ी संख्या में रामपुर में हमारे अल्पसंख्यक भाइयों की आबादी है और बिना अल्पसंख्यक समाज के वोट के वहाँ कोई भी पार्टी जीत नहीं सकती है। कि रामपुर की सीट हमें हरा दी गई। हम हारे नहीं हैं, हराया गया। आपने देखा किस तरीके से मत प्रतिशत कम करने के लिए शुरू से मोहल्लों में पिटाई हुई, किस तरीके से पुलिस थाने और महिलाओं के हाथ पैर, बुजुर्गों के हाथ पैर तोड़े गए, किस तरीके से क्या क्या नहीं किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी जीत रहे थे, 20 राउंड तक जीत रहे थे। रामपुर विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 60% है, जिन्हें अपने पाले में लाने के लिए भाजपा ने यहां 12 नवंबर को अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया था। इसके बाद आजम खान के मीडिया प्रभारी रहे फसाहत अली को अपने साथ जोड़ा, नवाब काजिम अली खान का समर्थन हासिल किया। मतलब उपचुनाव के दौरान भाजपा का हर कदम मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की ओर रहा। भाजपा का तर्क है कि रामपुर में मिली जीत भाजपा के सबका साथ सबका विकास के नारे पर मुहर है। रामपुर के उपचुनाव से अब ये स्पष्ट संदेश है, तमाम विपक्षी दल, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, उन्होंने हमेशा हम मुसलमानों को गुमराह रखने का, हमें विकास से दूर रखने का और हमें बहला फुसला के वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का काम किया है। लेकिन अब मुस्लिम कौम ये जागरूक हो चुकी है, सजग हो चुकी है और ये अपना भला और बुरा खुद जानती है, समझती है। हालांकि समाजवादी पार्टी ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। सपा विधायक मनोज पांडे का साफ कहना है कि भाजपा का पसमानदा कार्ड नहीं चला, बल्कि रामपुर में चुनाव ही निष्पक्ष नहीं हुए, न वोटिंग और न काउंटिंग। कोई कारगर नहीं साबित हुआ, सब उनके चुटकुले हैं। और मैनपुरी में क्यों नहीं सफल हुआ, खतौली में क्यों नहीं सफल हुआ, तो ये कहीं नहीं सफल हुआ है, केवल चोचलेबाजी है। 24 के आम चुनाव में भी ये दिखाई देगा। साफ है कि समाजवादी पार्टी को पूरा यकीन है कि रामपुर में भाजपा की जीत में पसमानदा कार्ड की कोई भूमिका नहीं, लेकिन रामपुर में आजम खान के करीबी आसिम राजा के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने वाले सपा नेता मशकूर अली मुन्ना का कुछ और ही मानना है। मशकूर अली मुन्ना कहते हैं कि आजम खान भाजपा का डर दिखाकर वोट लेते थे, लेकिन अब डर रहा नहीं, अलबत्ता आजम खान के आंसू भी बेकार हो गए। उन पर लोगों को भरोसा नहीं रहा, उनकी जुबान पे लोग वोट देते थे और कई बार दिया और गलत प्रत्याशी भी लाए बीच में, तो लोकसभा में वोट दिए लोगों ने। लेकिन बार बार आप एक ही काम करेंगे, आसिम को राजा बना दो। कैसे बना दो राजा जनता के बीच का आदमी बनेगा। क्या वजह लगी है आपको? नहीं, वजह ये नकारा लोग आएंगे। देखिए, जैसे मैं पहले से कह रहा हूँ कि कोई मोटर मैकेनिक आदमी का इलाज नहीं कर सकता और डॉक्टर मोटर को सही नहीं कर सकता, जो जिसका काम वही तो करेगा। मुस्लिम मतदाताओं का मिजाज बदलने का संदेश उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताकर दे दिया है। और ये जो आंकड़े हैं, जो मतदान के आंकड़े हैं, वो इसको दर्शा रहे हैं। ये मैं पहले भी आपको बताया अभी कि जहां भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खोला करता था, तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं जहां पर मुसलमानों के वोट हुआ करते थे, उन सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है। अब सवाल है कि क्या आने वाले निकाय चुनाव पर उपचुनाव के नतीजों का असर होगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में रामपुर नगर पालिका परिषद पर सपा का कब्जा है। माना जा रहा है कि अगर रामपुर में भाजपा का पसमानदा कार्ड सफल रहा है और मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव भाजपा की ओर बढ़ा है, तो निकाय चुनाव में तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। खतौली विधानसभा सीट पर इस साल हुए आम चुनाव में भाजपा को लगातार दूसरी बार जीत हासिल हुई।
लेकिन कुछ महीनों बाद हुए उपचुनाव में भाजपा के लिए तस्वीर यहां पूरी तरीके से बदल गई। विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद चुनाव हुआ तो उपचुनाव में भाजपा रालोद के स्कोर से काफी पीछे छूट गई। विश्लेषक इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदलते हुए सियासी समीकरण का संदेश देख रहे हैं, बदला हुआ जनादेश देख रहे हैं। ये अपने 2024 को लेकर आशंकित है। हम तो केवल स्थानीय मुद्दों पे ही है, लेकिन हमें लग रहा है कि 2024 में भी इनको पटकनी देनी ही पड़ेगी। देखिए, उपचुनाव थे, इससे कोई पश्चिमी यूपी के भविष्य में कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश भर में सहारनपुर से लेकर बलिया तक हर जगह विकास की एक धारा बह रही है और सब आम जनमानस के अंदर ये भाव है कि हम उनको विकास की तरफ आगे बढ़ना है। खतौली विधानसभा क्षेत्र की जनता के फैसले पर सूबे की सियासत से उठा हर बयान 2024 के लोकसभा चुनाव की ओर है। अगर आपस में विश्वास हो और एक बड़े तस्वीर को बनाने के लिए आप साथ जुटे हों तो छोटी मतभेदों को, छोटी छोटी बातों को आप तरजीह नहीं देते। उसी तरह से बहुत गंभीर तरह से अखिलेश जी ने निर्णय लिए हैं, फैसले लिए हैं, गठबंधन को मजबूत किया है, विश्वास जताया है। और अब हमें खुशी ये भी है कि आज़ाद समाज पार्टी एक बहुत बड़ी एक सामाजिक ताकत है जो हमारे साथ जुटी है। उम्मीद करते हैं कि हम इस गठबंधन को आगे और मजबूत करेंगे, आगे ले जाएंगे। जयंत चौधरी के इस बयान से साफ है कि खतौली विधानसभा उपचुनाव के बाद उनकी नजर अब सीधे 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। किसानों के मुद्दों को धुरी बनाकर जाट, गुर्जर, मुस्लिम और दलित गठजोड़ के जरिए पश्चिमी यूपी की राजनीति में इतनी लंबी लकीर खींचने की है जिसे भाजपा पार न कर सके। पर क्या ये मुमकिन होगा और क्या खतौली उपचुनाव के नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव पर बड़ा असर डाल पाएंगे? ये सवाल बड़ा है। राजनीतिक विश्लेषक ये जरूर मानते हैं कि खतौली में रालोद की जीत ने जयंत चौधरी का कद उत्तर प्रदेश की सियासत में और बढ़ा दिया है कि इन चुनावों ने जयंत चौधरी को पुनर्स्थापित किया है। जिस तरह से अखिलेश यादव मैनपुरी से उनको संजीवनी मिली है, उसी तरह से खतौली ने जयंत को एनर्जी दी है, उनको ताकत दी है, उनका आत्मविश्वास उनको बढ़ा होगा। और उन्होंने बहुत समय बाद एक तरह से अपने दम पर उनके वजह से ये जीत हुई है, इस तरह का दावा वो कर सकते हैं। खतौली उपचुनाव में भाजपा की हार के पीछे किसानों की नाराजगी बड़ी वजह मानी जा रही है, क्योंकि जहां एक और भाजपा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर खतौली के मैदान में थी, तो जयंत चौधरी ने किसानों के मुद्दे, खासकर गन्ना किसानों का बकाया भुगतान का मुद्दा उठाया था। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में किसानों का मुद्दा पश्चिमी यूपी में बड़ी भूमिका निभा सकता है। देखिए, खाली खतौली की नहीं बात करो, बात तो उत्तर प्रदेश के तीनों इलेक्शन की बात करो। जिस तरीके से पूरी सरकार, मंत्री, सारा संगठन मैनपुरी में लगा रहा और वहाँ बम्पर जीत, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसे ही रामपुर में लोगों को वोट डालने के लिए निकलने नहीं दिया गया, बल प्रयोग किया, सारी सरकार लगी, उसके बावजूद भी वोट पड़ी। चुनाव में जनता का जो निर्णय हो, सभी राजनीतिक दल को उसे विनम्रता पूर्वक स्वीकार करने का सिद्धांत है। हम भी खतौली में जनता के निर्णय को स्वीकार करते हैं, लेकिन मैं कदापि सहमत नहीं हूं कि खतौली में रालोद की जीत भाजपा से किसानों की दूरी का संकेत है। मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं। बहरहाल खतौली विधानसभा सीट के नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव पर कितना असर डालेंगे, अभी इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। पर नतीजों से इतना तो साफ है कि भाजपा को पश्चिमी यूपी में रणनीति नए सिरे से बनानी होगी, जबकि रालोद के लिए ये नतीजे उत्साह बढ़ाने वाले हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उपचुनाव के नतीजों पर भाजपा और सपा गठबंधन मंथन में जुटा है, आने वाले चुनावों की रणनीति बनाने में जुटा है। लेकिन मतदाताओं का संदेश साफ है कि अब होने वाले चुनाव में अपनी रणनीति
बदल बदल कर आनी होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।